हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक हो? बच्चों, आज हम कक्षा 8 का अगला चैप्टर व्याकरण में देखेंगे पदबंध एवं वाक्य। सबसे पहले हम शब्दों का अर्थ देखेंगे। शब्द किसे कहते हैं? वर्णों या अक्षरों के मेल से बना ऐसा स्वतंत्र समूह या सार्थक इकाई जिसका कोई निश्चित अर्थ हो, वह समूह कहलाता है शब्द। अर्थात शब्द जो है वह वर्णों के मेल से बनता है और जिसका एक निश्चित अर्थ होता है। अगर हम उसके टुकड़े कर देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं रहता है। जैसे हम देख रहे हैं राहुल, अगर हम इसके टुकड़े कर देते हैं तो उसका कोई अर्थ नहीं निकलता है, लेकिन इन्हीं वर्णों के मेल से जब हम एक शब्द बना देते हैं तो उसका एक अर्थ निकलता है। जैसे राहुल है, काजल है। फिर अगला देखिए, पद। वाक्य से अलग रहने पर तो वह शब्द कहलाते हैं, और जब इन्हीं शब्दों को हम वाक्य में प्रयुक्त कर देते हैं तो वह शब्द पद कहलाते हैं। अर्थात दूसरे शब्दों में या सरल शब्दों में हम लोग कह सकते हैं कि वाक्य में जो प्रयुक्त शब्द होता है वही क्या बन जाता है? पद कहलाता है। अर्थात कोई भी शब्द अगर स्वतंत्र रहता है तो उसे हम शब्द कहते हैं, और वह जब वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है तो वह पद कहलाता है। और जब एक से अधिक पद मिलकर व्याकरण पर आधारित इकाई का निर्माण करते हैं तो उस बंधी हुई इकाई को पदबंध कहते हैं। अर्थात शब्दों को जब हम लोग वाक्यों में प्रयोग करते हैं तो वो जो प्रयोग करते हैं वह व्याकरण पर आधारित होना चाहिए, जैसे कर्ता, फिर कर्म, फिर क्रिया। तो इस प्रकार से जो व्याकरण के आधार पर जो इकाई बनती है उस इकाई को हम लोग कहते हैं पदबंध। इस प्रकार से पदबंध में तीन बातें आवश्यक हो जाती है। सबसे पहला तो कोई भी वाक्य होता है उसमें एक से अधिक पद होते हैं, और सभी पद इस प्रकार से आपस में संबद्ध होते हैं, अर्थात एक दूसरे से मिले जुले होते हैं कि उनसे एक पूरा वाक्य बन जाता है, पूरी एक इकाई बन जाती है। तो इस प्रकार से जो पदबंध है वह किसी वाक्य का अंश भी हो सकता है और स्वतंत्र भी हो सकता है। फिर देखिए वाक्य। वाक्य जैसे अभी आपको बताया था कि भाषा की सबसे छोटी जो इकाई होती है वो होती है वर्ण, और वर्णों के मेल से ही बनी हुई सार्थक इकाई कहलाती है शब्द। और शब्दों के ही व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। अर्थात वर्णों से, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है, वर्ण से हम लोग क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं, और शब्दों के व्यवस्थित तथा सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, पौधों में एक फूल खिला है, तो यह क्या है? पूरा एक संपूर्ण वाक्य है, एक व्यवस्थित वाक्य है, और एक निश्चित इसका अर्थ निकल रहा है, सही अर्थ निकल रहा है। हमारा घर बहुत सुंदर है, मोहन पुस्तक पढ़ता है। तो इस प्रकार से देखिए कि शब्दों के व्यवस्थित और सार्थक समूह को हम क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। फिर वाक्य के देखिए दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। पहला होता है उद्देश्य। उद्देश्य किसे कहते हैं? कि वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे उद्देश्य कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो वाक्य में कर्ता होता है वह कर्ता ही क्या होता है? वाक्य का उद्देश्य कहलाता है। जैसे वैशाली कपड़े धो रही थी, तो इसमें जो ये अंडरलाइन है जिसको मैंने रेखांकित कर रखा है, तो यह कर्ता है, इसलिए यह क्या हो गया है? उद्देश्य हो गया है। दमयंती ने खाना बनाया, तो दमयंती क्या हो गई है? कर्ता हो गई है। तो इसका मतलब क्या है? जो मैंने जिन शब्दों को रेखांकित कर रखा है वह क्या हो गया है? वाक्य का उद्देश्य हो गया है। अर्थात वाक्य में जिसके विषय में बताया जाता है उसे कहा जाता है उद्देश्य। और उद्देश्य के, अब देखो दूसरा अपना इसका भाग है विधेय। वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो बताया जाता है, अर्थात जो करता है वह क्या कर्म कर रहा है,
ठीक है, ये क्या क्रिया कर रहा है, तो उद्देश्य के विषय में जो बताया जाता है उसे कहा जाता है विधेय। अर्थात क्रिया ही वाक्य का विधेय होता है। जैसे देखो, रोहन झगड़ रहा था, तो झगड़ रहा था क्या है, अब ये रोहन है, रोहन तो क्या हो गया है, उद्देश्य, और झगड़ रहा था ये क्या हो गया है, विधेय हो गया है। अब ऊपर वाले वाक्य में देखिए, जैसे वैशाली कपड़े धो रही थी, वैशाली तो हो गया है उद्देश्य, और कपड़े धो रही थी ये क्या हो गया है, विधेय हो गया है। उसी प्रकार से दमयंती ने खाना बनाया, दमयंती तो उद्देश्य हो गई है, और खाना बनाना क्या हो गया है, ये हो गया है विधेय। तो इस प्रकार से जो कर्ता होता है वो वाक्य का उद्देश्य होता है, और उद्देश्य के विषय में जो कुछ भी कहा जाता है वो क्या होता है, उसका विधेय होता है। फिर देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के भेद, कि वाक्य के जो भेद है वह दो प्रकार के होते हैं। पहला रचना के आधार पर, फिर दूसरा है वाक्य के आधार पर। तो हम पहले पढ़ेंगे रचना के आधार पर वाक्य के भेद। इसमें देखिए, रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सबसे पहला देखिए सरल वाक्य। जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय तथा एक ही मुख्य क्रिया होती है उसे सरल वाक्य कहते हैं। अर्थात जिस वाक्य में एक ही उद्देश्य हो, एक ही विधेय हो या एक ही मुख्य क्रिया हो उसे सरल वाक्य कहते हैं। जैसे देखिए, राजेश बीमार है, बालक खेल रहा है, परिश्रमी व्यक्ति हमेशा सफल होता है। तो इसको जैसे नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसा वाक्य होना चाहिए कि जिसको कहा जाए और उसी प्रकार से उसको समझा जाए। ठीक है, तो एक उद्देश्य, एक विधेय, एक ही मुख्य क्रिया और सरल तरीके से जिसका अर्थ समझ में आ जाए उसे हम क्या कहते हैं, सरल वाक्य कहते हैं। फिर देखिए, दूसरा इसका भाग है संयुक्त वाक्य, कि जिस वाक्य में 2 या 2 से अधिक मुख्य या स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। 2 वाक्य होने चाहिए, चाहे तो वह मुख्य भी हो सकते हैं, ठीक है, और स्वतंत्र उपवाक्य भी हो सकते हैं, और वे योजक शब्द जैसे और, या, अथवा, अन्यथा, परंतु आदि से जुड़े हुए रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं, संयुक्त वाक्य कहलाते हैं। जैसे देखिए, राम बाजार गया और संतरे लाया, तो देखिए दोनों क्या है, स्वतंत्र वाक्य हैं, और फिर बीच में किसके द्वारा जुड़े गए हैं, और योजक शब्द से जुड़े गए हैं। सच बोलो परंतु कटु सत्य ना बोलो, तो ये दोनों वाक्य किससे जोड़े गए हैं, परंतु से जोड़े गए हैं। हम सब दिल्ली घूमने गए और वहां 4 दिन रहे, तो इस प्रकार से इसको भी देखिए और योजक शब्द से जोड़ा गया है। फिर देखिए, इसका तीसरा भाग है मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं। उनमें एक उपवाक्य तो प्रधान होता है, और जो अन्य उसके ऊपर जो उपवाक्य होते हैं वो उसके ऊपर, प्रधान जो वाक्य होता है उसके ऊपर वह आश्रित होते हैं। और ये जो उपवाक्य हैं, परस्पर व्यधिकरण जो योजक चिन्ह होते हैं, जैसे कि, यदि, अगर, तो, तथापि, इसलिए आदि अव्यय योजकों से जुड़े रहते हैं। और उसके साथ ही देखिए, यह समूह के रूप में, ठीक है, जैसे जोड़े के रूप में अधिकतर दिखाई देते हैं। जैसे शिक्षक ने बताया कि कल स्कूल में छुट्टी होगी, तो शिक्षक ने बताया, तो यह तो क्या हो गया है, प्रधान उपवाक्य हो गया है। कल स्कूल में छुट्टी होगी, ये क्या हो गया है, आश्रित उपवाक्य, और दोनों को किससे जोड़ा गया है, की से जोड़ा गया है। जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। अब देखिए, इसमें जो और वह, तो ये जो और वह क्या हो गए हैं, व्यधिकरण योजक चिन्ह हो गए हैं, जो दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ रहे हैं, संबंध स्थापित कर रहे हैं कि जो व्यक्ति कमरे में बैठा है वह मेरा भाई है। जब तू छोटा था तब साइकिल चलाता था, जब और तब,
ठीक है, ये देखिए ये व्यधिकरण योजक हैं, जब और तब। जब तू छोटा था तब साइकिल खूब चलाता था। फिर देखिए अगले, यदि इस बार वर्षा न हुई तो इस ये जो वाक्य जोड़े गए हैं ये कौन से व्यधिकरण योजक से जोड़े गए हैं, यदि और तो। ठीक है, यदि इस बार वर्षा न हुई तो सारी फसलें नष्ट हो जाएंगी। फिर ये तो हमने देखे हैं तीनों इसके वाक्य और उनकी परिभाषा और उनके भेद। ठीक है, उनके उदाहरण हमने देखे हैं। अब देखिए कि इनका वाक्य जो परिवर्तन है, ये तो हमने तीनों को अलग अलग देखा। अब देखिए कि सरल से संयुक्त वाक्य किस प्रकार से बनाया जाता है, वाक्य परिवर्तन किस प्रकार से किए जाते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य बनाना। जैसे देखिए, उसने घर आकर भोजन किया, ये क्या है, सरल वाक्य है। और इसको हम संयुक्त वाक्य जब बनाएंगे तो संयुक्त में अभी आपको बताया था कि इसमें किसी योजक अव्यय से हमको जोड़ना है, तो हमने किससे जोड़ा है, और से जोड़ा है। तो वह घर आया और उसने भोजन किया, क्योंकि अभी हमने संयुक्त वाक्य में क्या देखा था कि इसमें दो या दो से अधिक मुख्य और स्वतंत्र उपवाक्य होते हैं। तो इस प्रकार से देखिए सरल वाक्य को संयुक्त वाक्य में हम लोगों ने जोड़ा है कि वह घर आया और उसने भोजन किया। सरल वाक्य देखिए, रात को आकाश में तारों का मेला लग गया। इसको संयुक्त वाक्य में हम लोगों को इसका सबसे पहले स्वतंत्र वाक्य बनाने हैं और उसके बाद में इनको जोड़ना है। तो संयुक्त वाक्य में देखिए, रात आई और आकाश में तारों का मेला लग गया। सरल वाक्य देखिए, वह बाजार जाकर संतरे लाया। तो इसको जब हम संयुक्त वाक्य में बदलेंगे तो क्या होगा, वह बाजार गया और संतरे लाया। फिर देखिए सरल वाक्य से अभी तो हमने देखा संयुक्त वाक्य बनाना। अब हम देखेंगे सरल वाक्य से मिश्र वाक्य किस प्रकार से बनाए जाते हैं। सरल वाक्य देखिए, देश के लिए मर मिटने वाला सच्चा देशभक्त होता है। और मिश्र वाक्य में अभी आपको बताया था कि वह व्यधिकरण योजक चिन्ह से जुड़े हुए रहते हैं। तो मिश्र वाक्य में वह क्या हो जाएगा, जो देश के लिए मर मिटता है वही सच्चा देशभक्त होता है। फिर सरल वाक्य में अगला उदाहरण देखिए, शिक्षक के सामने छात्र शांत रहते हैं। मिश्र वाक्य में क्या हो जाएगा, जब तक शिक्षक रहता है। तो इसमें तब तक भी हम लोग लिख सकते हैं, तब तक, और नहीं तो उसकी जगह हम लोग क्या है, कॉमा का प्रयोग भी करते हैं। तो वह भी उसी का ही रूप होता है कि हमें कॉमा लगा देते हैं तो उसका भी वही अर्थ निकलता है। जब तक शिक्षक रहता है तब तक छात्र शांत रहते हैं। फिर सरल वाक्य में देखिए, मोहन ने मुझे जल्दी भोजन करने के लिए कहा। फिर हम इसका मिश्र वाक्य क्या बनाएंगे, मोहन ने कहा कि मुझे जल्दी भोजन करना है। सरल वाक्य में देखिए, मैंने एक बहुत बीमार आदमी देखा। फिर मिश्र वाक्य में क्या होगा, मैंने एक आदमी देखा जो बहुत बीमार था। फिर सरल वाक्य में देखिए, सड़क पार करता हुआ व्यक्ति बस से टकराकर मर गया। और वह मिश्र वाक्य में एक व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था, तो हमने वह की जगह क्या कर दिया है, कॉमा लगा दिया है। तो एक व्यक्ति जो सड़क पार कर रहा था बस से टकराकर मर गया। तो इस प्रकार से हम सरल को संयुक्त में बदल सकते हैं और उसको मिश्र में भी बदल सकते हैं। अब देखिए, हमने संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाना, अभी तो हमने सरल से संयुक्त बनाया, सरल से मिश्र बनाया। अब हम क्या बनाएंगे, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य बनाएंगे। संयुक्त वाक्य क्या हो गया है, नेहा आई और कमला चली गई। और इसका मिश्र वाक्य क्या होगा, जब नेहा आई तब कमला चली गई। तो इस प्रकार से हमने इसको व्यधिकरण योजक से जोड़ दिया है। फिर संयुक्त वाक्य में देखिए, परीक्षा समाप्त हुई और वह घूमने चला गया। तो मिश्र वाक्य में जब हम इसको परिवर्तित करेंगे तो वह क्या बनेगा, जैसे ही परीक्षा समाप्त हुई वैसे ही वह घूमने चला गया।
बच्चों, मुझे उम्मीद है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद आपको समझ में आ गए होंगे। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।